आप फ्री पैलेस्टाइन मूवमेंट को हिटलर से जुदा नहीं कर सकते हैं। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। भारत की जो पॉलिसी रही है अभी तक, वो हमेशा प्रो पैलेस्टाइन रही है। उसको मसीहा का दर्जा दिया गया था हिटलर को, और वहाँ की जो स्ट्रीट्स थे अरब वर्ल्ड की, वो हिटलर के प्रेज में ऐसे गूंजते थे जैसे वो अपने किसी हीरो की शौर्य गाथा गा रहे हों। इस बुक को पढ़ने के बाद लोगों को ये रियलाइज होगा कि जो पैलेस्टाइन में हो रहा है वो एक डेथ कल्ट है। और मेरा ये मानना है कि एक बहुत ही स्वर्णिम दौर है इतिहास लेखन के लिए। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसके पास इतिहास की डिग्री नहीं है। जितनी भी इतिहास की किताबें हमको अब तक पढ़ाई गई हैं, उसमें मुझे नजर आ रहा है कि प्रॉब्लम्स हैं जब आप साइंटिफिक टेम्परामेंट से उसको देखते हैं। यहूदी यहाँ पे 2000 ईसा पूर्व 1200 ईसा पूर्व से रह रहे हैं, और बाई 1200 ईसा पूर्व उनकी रिलीजन पूरी से एस्टैब्लिश हो चुकी है। ये लैंड पे वो यहाँ है। अगर आप एक सिटीजन, आप प्रोटेक्शन के लिए क्या टैक्स पे करेंगे? यहूदियों के ऊपर परसिक्यूशन रोमन्स ने भी किया। डोम ऑफ रॉक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर है जो इस्लाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सारे अब्राहमिक फेस में यहूदी पंथी है जो कन्वर्जन नहीं करता है, और इसलिए वो हमेशा शिकार बनते गए, चाहे वो क्रिश्चियनिटी का हो या फिर इस्लाम का हो। बाद में यहूदियों ने वेपन उठा लिया, तो जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के या वेस्टर्न वर्ल्ड के जो चहेते थे वो बुरे लोग बनने लगे। तो आज तक पैलेस्टाइन के किसी भी लीडर ने टू स्टेट सॉल्यूशन को एग्री नहीं किया एक्सेप्ट यासिर अराफात। इजराइल हमेशा टू स्टेट सॉल्यूशन के लिए तैयार रहा है। जब हिटलर का राइज हो रहा था उस समय ग्रांड मुफ्ती का भी राइज हुआ उसी समय। ग्रांड मुफ्ती ऑफ जेरूसलम को इस्लाम के बारे में बहुत कम जानकारी थी। हिटलर इज द सेकंड प्रॉफिट। हिटलर ने तो यहां तक बोल दिया कि ग्रांड मुफ्ती एक बहुत ही बड़े मतलब बिल्कुल आर्य हैं। नेतन्याहू ने 2015 में एक बहुत बड़ी बात कही थी कि हिटलर को इंसाइट होलोकॉस्ट के लिए एक पैलेस्टीनियन अरब ने किया था, और वो पैलेस्टीनियन अरब और कोई नहीं है, ग्रैंड मुफ्ती ऑफ जेरूसलम था, क्योंकि हिटलर का मंशा था कि वो सिर्फ उनको बाहर निकाल के छोड़ देगा। हिटलर का आर्य था, ये रेस बेस्ड आर्य का कॉन्सेप्ट था, और उस वक्त पूरा यूरोप इस पागलपन से जूझ रहा था। जो जेनेटिक्स स्टडी से ये पता चलता है कि जो नॉर्थ में, यानी कि अप इन द नॉर्थ और डाउन इन द साउथ, सेम जीन है, सेम डीएनए पूल चल रहा है। देयर इज नो मच डिफरेंस इन इट। हमारे प्रधानमंत्री ने ये संदेश कई बार देने की कोशिश किया है कि भारत बुद्ध का देश रहा है, युद्ध का देश नहीं। युद्ध हमेशा सर्वनाश ही लेकर के आता है, लेकिन कई बार आपको युद्ध अपने सर्वाइवल के लिए लड़ना पड़ता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपके अंदर हेट्रेड आना चाहिए। हेट्रेड का ये पॉइंट नहीं है। अपने अतीत को समझ करके आप अपने फ्यूचर के लिए तैयार रह सकते। इस्लामोफासिज्म का मतलब यह है कि जब इस्लामिस्ट फासिस्ट के साथ या फासीवाद के साथ मिल करके जो उनके आइडियाज निकले, वो इस्लामोफासिज्म है। और हमास एक उसका उदाहरण है, अलकायदा उसका उदाहरण है। सियोन के वीरों के लिए, जिनके हृदय थकते नहीं, जो राख से उठते हैं फिर आग से चमकते हैं, जिनकी लोरियां युद्ध के लिए गाई जाती हैं, फिर भी हर दरवाजे के पीछे शांति का सपना देखा जाता है। याकूब की संतान के लिए जो दृढ़ और सत्य है, जिसका आकाश काला तो हो गया है पर कभी नीला नहीं हुआ। खून की प्रत्येक बूंद, प्रत्येक पवित्र निशान दाऊद के कवच पर सितारों से सिल दिए गए हैं। यद्यपि जिन्हें हमास के गिदड़ों ने कैद कर लिया है, फिर भी उनका साहस अपरिष्कृत रहा। यह हमास, याकूब, सियोन क्यों आया, और इस कविता के एक छोटे से अंश की, ये बड़ी लंबी कविता है जो एक पुस्तक जिसका नाम है हिटलर द प्रोक्लेम्ड मसीहा पैलेस्टाइनियन काज, आभास मलदहियार जी इसके लेखक हैं। इसका समर्पण इस कविता से होता है। एक तरह से ये कविता ही इस पुस्तक का समर्पण है। आभास जी साहित्य तक स्टूडियो में उपस्थित हैं। यह कार्यक्रम है शब्दरथी। मैं हूं जयप्रकाश पांडे, और आज हम इसी पुस्तक पर चर्चा करेंगे। आभास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते और धन्यवाद जय जी एक बार फिर मुझे बुलाने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको
एक विस्फोटक पुस्तक के लिए, विस्फोटक इसलिए कहूँगा क्योंकि हिटलर, जब यह पुस्तक पहली बार मुझे प्राप्त हुई तो मेरे दिमाग में यह समझ नहीं आया कि इस समय भारत में हिटलर पर किसी किताब की क्या जरूरत थी। हालांकि इसको पढ़ने के बाद समझ में आया कि आपने यह पुस्तक क्यों लिखी। यहाँ अपने कवर पर जो इस पुस्तक का नाम है, आपका कहना है कि जो फिलिस्तीनी काज है उसका मसीहा था, और ऐसा मसीहा नहीं जिसने अपने लक्ष्य को छुपाया हो। ये हिटलर पर किताब क्यों लिखी और आप उसको फिलिस्तीन के काज से क्यों जोड़ा, और इसमें बुराई क्या थी तब जब पूरी दुनिया इस समय फिलिस्तीन के नाम पर, भारत से लेकर पूरी दुनिया में ये हो रहा है कि फिलिस्तीन में बहुत ज्यादती हो रही है, गाजा में बहुत नरसंहार हो रहा है, इजराइल और अमेरिका मिलकर बहुत दिक्कत कर रहे हैं, और दुनिया में जो लिबरल्स हैं या जो लोग वामपंथी सोच के हैं उनका मानना है कि ये जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं ये गाजा में युद्ध भूमि बना के नष्ट करना चाहती हैं फिलिस्तीन में। जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और न कि सिर्फ ये महत्वपूर्ण है बल्कि बहुत ही जटिल सवाल भी है, क्योंकि इस जर्नी की शुरुआत आज से 5 साल पहले हुई थी, और उस वक्त न 7 अक्टूबर का नरसंहार हुआ था, जी, न ही इजराइल और हमास युद्ध में थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। कई लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है कि मैंने ये पुस्तक शायद उसके परिप्रेक्ष्य में लिखा या उसके बाद मेरे मन में कुछ जिज्ञासा जागी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये कहानी 5 साल पहले जाती है, जब पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री इमरान इमरान खान खान। जी ने एक ट्वीट किया था। उस समय ट्वीट होता था, पोस्ट नहीं होता था, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि बीजेपी, आरएसएस और जितने भी अलाइड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो नाजी आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड है। और मैं बहुत ही स्केप्टिकल इंसान हूँ, ये मैं अभी भी बोलता हूँ। मैंने सोचा कि शायद कुछ तो बात रही होगी, शायद इसलिए इमरान खान ने ऐसी बात करी है, और मैंने उस पर रिसर्च करना शुरू किया। जब मैंने रिसर्च किया तो उसके बाद जो उसके रिजल्ट्स आए वो बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट थे उस इन कंपैरिजन टू जो थॉट्स इमरान खान जी ने रखा था। और वो ऐसा निकल करके आया कि जो सच में कोई कोलैबोरेशन सबसे बड़ी थी हिटलर की, वो थी पैलेस्टाइन के अरब्स के साथ। और मैं बिल्कुल चौंक गया था, बिकॉज ये कभी आप हमेशा ये मान के सुनते आए हैं कि जैसे भारत की जो पॉलिसी रही है अभी तक, वो हमेशा प्रो पैलेस्टाइन रही है। जी, ये लेगेसी हमारी ऐसी रही है, हम कभी इसराइल के समर्थक नहीं रहे। अरे ये सत्य है। अब हाँ, थोड़ी पॉलिसी बदल रही है, क्योंकि भारत ने भी पूर्णतः से इसराइल को 1991 में ही रिकॉग्नाइज किया था। उससे पहले तक भारत ने इसराइल को भी रिकॉग्नाइज नहीं किया था। लेकिन तो मेरे लिए तो बिल्कुल हतप्रभ होने का किस्सा था, क्योंकि हिटलर, जिसको हम सभी सबसे बुरे इंसान के तौर पे जानते हैं, और यहाँ हम देख रहे हैं कि जिसको हम आज तक बिल्कुल एक अलाई की तरह मान रहे थे, जैसे पैलेस्टाइन जो हमारा मित्र देश की तरह है, उसकी जो मूवमेंट थी, फ्री पैलेस्टाइन मूवमेंट, वो कहीं ना कहीं विश्व के एक सबसे क्या क्या उदाहरण दूं मैं, मतलब हिटलर के लिए क्या ही बोल सकते हैं। एक ही वॉज ऑलमोस्ट लाइक एक डेमन की तरह था हिटलर। उस समय का एक दानव ही था शायद वो, जिस तरह की चीज़ें उसने की। उनके साथ ये कोलैबोरेशन हुआ, और फिर मुझे ऐसा लगा कि अब इस पे डिटेल में रिसर्च करना चाहिए। मैंने शोध करना शुरू किया, और जब डॉक्यूमेंट्स निकलते गए आर्काइव से, वो मुझे और भी शॉक्ट करते गए। और जो मैंने शब्द यूज़ किया है मसीहा, और बिल्कुल उसको मसीहा का दर्जा दिया गया था, उसको मसीहा का दर्जा दिया गया था हिटलर को। और वहाँ की जो स्ट्रीट्स थे अरब वर्ल्ड की, वो हिटलर के प्रेज में ऐसे गूंजते थे जैसे वो अपने किसी हीरो की शौर्य गाथा गा रहे हों। ये काफ़ी आम बात थी 1940 के दौर में। और फिर जब ये डेटा कोलैट होते गए, ये बुक फॉर्म हो गया, फिर ये मैटर आया कि इसका टाइटल क्या रखा जाए पुस्तक का। और जब तक पुस्तक ख़त्म हुई उस वक्त तक
हमास वाली घटना हो चुकी थी। इनफैक्ट पुस्तक पहले खत्म हुई, हमास वाली घटना जो 7 अक्टूबर की है वो बाद में हुई। मतलब मैंने सारे रिसर्च कंटेंट को एक साथ कोलैट करके एक ड्राफ्ट रेडी कर लिया था, और जब वो घटना जब सामने निकल के आई तो फिर मैं उसको और रिलेट कर पाया कि आखिर इनफैक्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं बिल्कुल करेक्ट प्रूफ हो गया, मेरे रिसर्च करेक्ट प्रूफ हो गई, क्योंकि हमास ने एग्जैक्टली वही किया जो मेरे रिसर्च बता रहे थे कि पैलेस्टीनियंस नाजीज के साथ मिल करके ज्यूस का नरसंहार करने का बहुत ही बड़ी साजिश कर रहे थे, और उन्होंने हमेशा अपने आप को एक विक्टिम की तरह दिखाया था। और अगर आप 7 अक्टूबर के बाद की भी घटना अगर देखेंगे तो आज कोई ये सवाल नहीं पूछता है कि आखिर हमास ने वो टनल इजराइल से कनेक्ट करते हुए चिल्ड्रन बेडरूम में क्यों खोला है, आखिर वो वहां से कनेक्ट होकर के हॉस्पिटल में क्यों खुल रही है, हॉस्पिटल में क्यों मिलिट्री इंस्टॉलेशन है। आज सब कोई ये बात भूल चुके हैं, आज वो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि गाजा में नरसंहार क्यों हो रहा है। और जाहिर सी बात है हमारा भी दिल दुखद हो जाता है जब गाजा से ऐसे समाचार आते हैं, ऐसे पिक्चर्स दिखते हैं हमको, हम कोई खुश नहीं होते हैं उस चीज़ को देख करके। लेकिन इस बुक को पढ़ने के बाद लोगों को ये रियलाइज होगा कि जो पैलेस्टाइन में हो रहा है वो एक डेथ कल्ट है, जो मौत से खेलता है, उसका वो कल्ट ही है जो मौत की तरफ अग्रसर है। वहाँ की नेशनल एंथम है फिदाई, जिसका मतलब है कि आप अपने आप को समर्पित कर सकते हैं, आप अपने आप को मार सकते हैं इस कॉज के लिए। जहाँ का नेशनल एंथम ही इतना डिस्ट्रक्टिव हो, इसका मतलब ये है कि वो पूरी तरह से तैयार है अपने आप को समर्पित करने के लिए। तो एक सिविलाइज दौर में हम कैसे उसका काउंटर करेंगे? इजराइल आखिर युद्ध लड़ेगा तो लड़ेगा कैसे? उसके सामने ह्यूमन शील्ड्स आ जाते हैं हमेशा। अगर ह्यूमन शील्ड्स आएंगे तो आखिर वो कब तक रेजिस्ट करता रहेगा? आभास जी, इस पुस्तक के कई पहलू हैं। मैं जब इसको पढ़ रहा था तो दरअसल आप चूंकि बतौर शोधार्थी आपने अपने आप को स्थापित कर लिया है। आपकी पिछली किताब जिस पर हमारी चर्चा इसी स्टूडियो में हुई थी, इतिहास को आप देख रहे हैं और उन तथ्यों को जुटा पा रहे हैं जिन पर आपकी किताबें आधारित हैं। तथ्यों पर आपकी निष्पत्ति पर जो कहना चाहते हैं उस पर भले ही प्रश्न न हो, लेकिन नीयत पर एक सवाल बार बार उठता है। और जो लोग आलोचना के क्षेत्र में हैं उनका कहना है कि इतिहास बदलने की कोशिश हो रही है, नए तथ्यों को सामने लाया जा रहा है जो तथ्य अब तक सामने नहीं थे। आपका कहना है हम सही तथ्यों को ला रहे हैं, जो सही है वो लिख रहे हैं। यहाँ पर पुस्तक के आवरण पृष्ठ पर भी आपने इसकी शुरुआत की है, और सभी को पता है कि ये सामान्य तौर पर कहा जाता है कि जो हिंदू राष्ट्रवाद है ये फांसीवाद से प्रेरित है। यानी कहीं भी कोई चीज़ तानाशाही हो रही है तो फांसीवाद से प्रेरित है। आपने अपनी किताब में कहा फांसीवाद से प्रेरित हिंदू राष्ट्रवाद नहीं था, बल्कि अरब राष्ट्रवाद था, और ये एक गहन गठजोड़ था। पूरी किताब इस बात पर आधारित है। आपने उसमें बहुत सारे तथ्यों का जिनका आपने उल्लेख किया है, इजराइल की हिस्ट्री भी दी है, और आपने ये कहा है जो इस पुस्तक का पहला अध्याय है, जो सामान्य तौर पर तथ्य हैं जो किताबों में या अखबारों में आते हैं, जो आधुनिक दौर में हमारी युवा पीढ़ी जो आज के समय में अगर सोशल मीडिया पर पढ़ रही होगी तो उसको लगेगा कि इजराइल को के साथ बहुत ज्यादती हुई थी। पैलेस्टीन, वो तो इजराइल अमेरिका और यूरोपीय शक्तियों के दबाव में उसको जगह मिल गई, नहीं तो नहीं मिली होती। उधर हिटलर ने भी मारा, इधर इन्होंने भी हटा दिया, उनके पास तो कुछ था नहीं, चलो इजराइल को उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया, और इजराइल अपनी ताकत अर्जित करके अब उसका बदला ले रहा है अरब देशों से, दूसरों से। आपकी पुस्तक अलग तथ्य पे ले जाती है। आप कहते हैं कि इनका इतिहास जो है वह 2000 ईसा पूर्व से शुरू होता है। उसके बाद आप अरब जिहाद पर आते हैं, और जब आप जिहाद की बात करते हैं तो उसमें तमाम फारसी और पर्शियन के जो ओरिजिनल टेक्स्ट हैं, मैं जानता हूं कि आपको ये भाषाएं आती हैं, तो आप उनका उल्लेख करते हैं कि जी ये चीज़ यहाँ पर उपस्थित है, ये चीज़ वहाँ पे उपस्थित है, और ये दरअसल विचारधारा के स्तर पर यह कट्टरता दोनों को जोड़ने के लिए ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज की जो पीढ़ी है वह इस बात को कैसे नकारे कि आप जो लिख रहे हैं, आपका मकसद इतिहास को बदलना नहीं है। सो जो भी जर्नी अभी इतिहास लेखन में हो रही है, कोई भी कर रहा हो, मेरा ये मानना है कि एक बहुत ही स्वर्णिम दौर है इतिहास लेखन के लिए। उसका कारण ये है कि अभी सारे जो आर्काइवल मटेरियल हैं वो आराम से एक्सेस किए जा सकते हैं। और इतिहास लेखन में एक बहुत अच्छी चीज़ जुड़ गई है कि लोग उस भाषा को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिस भाषा में वो चीज़ें लिखी गई थी। और हमेशा एक ट्रांसलेशन में एक पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होता है। कई बार जो चीज़ें ट्रांसलेट की गई हैं कॉलोनियल एरा में, वो कॉलोनियल माइंडसेट से निकल करके आती थी, और कई बार जो भी उनको अपने बॉसेस को प्लीज़ करने के लिए करना होता था वो करते थे। ट्रांसलेशन में ऐसे ट्विकिंग हुआ करती थी। ऐसे में जब मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसके पास इतिहास की डिग्री नहीं है, मैंने इतिहास लेखन में या फिर इतिहास में कोई डिग्री नहीं प्राप्त करी है, मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। मेरे लिए इतिहास एक बिल्कुल पैशन की तरह निकल कर के आता है। और जब आप उस प्रोफ़ेशन में नहीं होते हैं, तो कई बार आपके लिए लूज़ करने के लिए भी कुछ होता नहीं है, क्योंकि आप डिस्पैशनेट हैं। अगर मुझे ज़िंदगी बहुत आम तौर पे चलानी होती तो शायद मैं एज़ अ आर्किटेक्ट अपना लाइफ़ कंटिन्यू कर सकता था, मुझे इन चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जितनी भी इतिहास की किताबें हमको अब तक पढ़ाई गई हैं, उसमें मुझे नज़र आ रहा है कि प्रॉब्लम्स हैं, जब आप साइंटिफिक टेम्परामेंट से उसको देखते हैं। अब इस किताब में भी मैंने क्या किया है, आर्काइव से मटेरियल उठा करके, ओल्डर मैन्युस्क्रिप्ट से टेक्स्ट उठा करके सामने लोगों के रख दिया है। अब आप खुद तय करें कि मैं इतिहास का पुनर्लेखन कर रहा हूँ, या फिर इतिहास को रिवाइज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर मैं सिर्फ़ वो इतिहास को निकाल के लेकर के आ रहा हूँ जिसको कारपेट के नीचे दबा दिया गया था। शायद मैं वो काम कर रहा हूँ जो कारपेट के नीचे दबा दिया गया था, उसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर ये निकाल करके नहीं रखा जाएगा तो आज भी यही होगा कि अगर यूनिवर्सिटी कैंपसेस में बच्चे बड़े खुश होकर के जाते हैं, बोलते हैं फ्री पैलेस्टाइन, लेकिन उनको उसका रूट नहीं पता है। अगर आप फ्री पैलेस्टाइन मूवमेंट को हिटलर से जुदा नहीं कर सकते हैं। ये दोनों साथ-साथ चलते हैं, क्योंकि अगर हिटलर नहीं होता तो ये मूवमेंट इतना बड़ा नहीं बनता। और हाँ, यहूदियों को जगह दिया था कॉलोनियल पावर्स ने। उन्होंने तय किया कि वो यहाँ आएँगे, लेकिन उससे पहले भी कहानी है। कहानी 1948 में नहीं शुरू होती है। और जैसा कि आपने खुद भी बताया कि मैंने पुस्तक में इतिहास के बारे में लिखा है कि इतिहास क्या है। तो यहूदी यहाँ पे 2000 ईसा पूर्व, 1200 ईसा पूर्व से रह रहे हैं, और बाई 1200 ईसा पूर्व उनकी रिलीजन पूरी तरह से एस्टैब्लिश हो चुकी है। ये लैंड पे वो यहाँ हैं। जब नए रिलीजन्स आते हैं, उनके ऊपर परसिक्यूशन शुरू होता है, फर्स्ट थ्रू क्रिश्चियनिटी, उसके बाद इस्लाम के थ्रू, तब वो वहाँ से पलायन करना शुरू करते हैं और वो एक धिम्मी की ज़िंदगी जीना शुरू करते हैं। धिम्मी इज़ अ स्टेटस गिवन फॉर द पीपल ऑफ बुक, जो किताब के लोग होते हैं, मतलब जिनके पास किताब है। जी। लेकिन आप सेकंड क्लास सिटीज़न हैं और आपको एक अलग तरह की ड्रेसिंग करनी पड़ेगी, ताकि आप रिकॉग्नाइज़ हो सकें कि आप धिम्मी हैं। आप जिज़िया टैक्स भरते हैं। आप अपने रिलीजियस प्लेसेस को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते नया, इतनी सारी पाबंदियाँ थी। और ऐसा बोलते हैं कि ये प्रोटेक्शन के लिए था। तो सवाल ये उठता है, प्रोटेक्शन किससे? अगर आप एक सिटीज़न, आप प्रोटेक्शन के लिए क्या टैक्स पे करेंगे? आप, तो ये तो बिल्कुल गलत था। और उसके बाद फिर यहूदियों के ऊपर परसिक्यूशन रोमन्स ने भी किया। यहूदियों के ऊपर परसिक्यूशन इस्लामिक वर्ल्ड में काफ़ी इंटेंस हो गया। हम ये बोलते हैं कि ऑटोमन एम्पायर में हंकी डोरी थी, ऐसा कुछ नहीं था। ऑटोमन एम्पायर में भी वो एज़ धिम्मी रह रहे थे। ऐसी ज़िंदगी वो कंटिन्यूअसली बिताते-बिताते जर्मनी पहुँच गए, यूरोप पहुँच गए, अलग-अलग जगह पे जीना शुरू कर दिया ताकि हम थोड़ी फ्री लाइफ़ जी सकें। और 1800 के 19वीं सदी में ज़ायनिज़्म का कॉन्सेप्ट निकल कर के आता है। तो ज़ायनिज़्म का कारण ये था कि कुछ लोगों ने ये महसूस किया कि हमारे पास अपना स्टेट नहीं है, इसीलिए हम परसिक्यूट होते आए हैं। तो उन्होंने सोचा कि हमारा स्टेट होना चाहिए, तो सबसे जो आइडियल प्लेस था स्टेट के लिए वो उनका होम नहीं था, क्योंकि ये ज़ाहिर-सी बात है, इज़राइल, पैलेस्टाइन जो भी हो, और पैलेस्टाइन का मतलब भी होता है पीपल ऑफ इज़राइल। अगर आप उसके एटिमोलॉजी में जाएँगे तो उसका अर्थ ये निकलेगा पीपल ऑफ इज़राइल। तो जहाँ पे यहूदी शुरू से रह रहे थे, मैं ये मान के चल सकता हूँ कि रिलीजियस कन्वर्शन होते हैं, लोग बदल जाते हैं वगैरह, सब कुछ ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो एक्चुअल इन्हैबिटेंट है, आप ये मान लीजिए कि कल को भारतवर्ष में ये बोला जाए कि आज से 100 साल बाद कि यहाँ पे हिंदू रह ही नहीं सकते।
और बाद में अगर उनको हिंदुओं को निकाल दिया जाए, मैं बहुत ही हाइपोथेसिस दे रहा हूँ, ब्रॉड हाइपोथेसिस, अनफॉर्चुनेट हाइपोथेसिस, अगर ऐसा हो भी जाता है और उसके बाद वो 200 साल बाद वापस आने की कोशिश करते हैं किसी तरह से, तो फिर लोग बोलेंगे तुम कैसे वापस आ रहे हो, तुम सेटलर हो, तुम कॉलोनिस्ट हो। तो ये तो सही नहीं है ना। ये आभास जी, मैं अपने दर्शकों से कहूँगा कि आप अगर फिलिस्तीन और इसराइल के साथ साथ धर्म के युद्ध किस तरह से दुनिया में प्रभावी रहे, खासकर जिन्होंने आज के वर्तमान विश्व इतिहास को और विश्व परिदृश्य को बदल दिया है और एक तरह से बुरी तरह से प्रभावित किया है, हाँ, विशेषकर यहूदी, ईसाई और इस्लाम। तो ये इस पुस्तक में उनका भी उल्लेख कहीं न कहीं है। उसकी वजह ये है कि पूरे जिन तथ्यों के साथ आभास अपनी किताब में आते हैं, वो तथ्य उस पीछे की प्रवृत्ति को बहुत गहराई से सामने लाते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ आभास जी कि एक सरल शब्दों में, हालांकि जो लोग अंग्रेजी में इस किताब को जिनकी भी रुचि है मध्य एशिया में, भारत में, यहूदी, इस्लाम और जहाँ तक जिससे शुरुआत की है कि अगर मोहम्मद इमरान खान जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये बयान नहीं दिया होता कि भारत पर हिंदू राष्ट्रवादी जो शासन कर रहे हैं वो फांसीवादी हैं, तो शायद ये किताब नहीं आती। तो अगर आप इस संदर्भ में भी सोचने की कोशिश करें तो सही तथ्यों के लिए आपको ये किताब पढ़नी होगी। लेकिन मैं एक प्रश्न, चूंकि आपने इस पर बहुत सारा काम किया है और हम लोगों की चर्चा का उद्देश्य ये है कि जो लोग हमारी बातचीत सुन रहे हों वो उन तथ्यों को समझकर इस किताब को खरीद सकें। तो सरल शब्दों में, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच विवाद की वजह क्या थी, इसकी शुरुआत कब हुई, ये मेरा एक प्रश्न है। और उसके बाद हम उस पर आएंगे जो आपने लिखा है कि हिटलर का सबसे प्रिय सहयोगी जो है वह जेरूसलम का ग्रैंड मुफ्ती था। तो इस पर ये दूसरा प्रश्न है। पहला प्रश्न मेरा ये है कि इजराइल पैलेस्टीन का वाकई आपके हिसाब से, जब आप इन तथ्यों को खंगाल रहे थे, तब आपको क्या लगा? क्या इस समस्या का कोई समाधान है? क्या कोई शांतिपूर्ण समाधान भी हो सकता है? क्या इतिहास, अतीत में अगर इसे उग्रवाद और हिंसात्मक स्वरूप नहीं दिया गया होता तो क्या आज विश्व परिदृश्य या मध्य एशिया इस तरह का नहीं होता? तो अगर हम इस कॉन्फ्लिक्ट के इतिहास में जाना चाहें तो पहले मैं दर्शकों के लिए एक बात क्लियर कर दूंगा कि जब पैलेस्टाइन हम पहले यूज़ करते थे तो पैलेस्टाइन उस जगह विशेष का नाम हुआ करता था जो कि ग्रीक्स ने दिया था। लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग थे उनके लिए वो उस समय भी इजराइल था और किंगडम ऑफ जूडा और किंगडम ऑफ इजराइल एग्जिस्ट करता था। जो वेस्टर्नर थे उनके लिए पैलेस्टाइन था, और पैलेस्टाइन का अर्थ भी होता है द पीपल ऑफ इजराइल, अगर आप उसके एटमोलॉजी में जाएंगे तो पहले जो युद्ध था ये लार्जली रिलीजन के बेस पे हुआ था, या फिर कॉन्फ्लिक्ट, युद्ध नहीं बोल सकते, कॉन्फ्लिक्ट बोल सकते हैं। जब डोम ऑफ रॉक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर है जो इस्लाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड ये वो जगह है जहाँ पे मिराज की घटना घटी थी, जहाँ से प्रॉफिट मोहम्मद हेवन पे जाते हैं और वहाँ से वो प्रेयर्स लेकर के आते हैं, 5 प्रेयर्स। तो इसलिए वो जगह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है इस्लाम के लिए। यहूदियों का ये दावा है कि वो जो स्ट्रक्चर बनाई गई है वो उनकी जो सेकेंड टेम्पल थी उसके ऊपर बनाई गई थी, जो कि पर्शिया के किंग जो साइरस द ग्रेट थे उन्होंने पूरा किया था। और इस वजह से जब वो स्ट्रक्चर वहाँ पे उस यहूदी स्ट्रक्चर के ऊपर बना दिया गया तो जाहिर सी बात थी कि वहाँ पे रेजिस्टेंस आना शुरू हुआ। उसके साथ साथ जब इस्लामिक इन्फ्लुएंस वहाँ पे बढ़ने लगा तो एक पैक्ट है जिसको मैंने अपेंडिक्स में डाला है, पैक्ट ऑफ उमर। जी। उमर खलीफा थे इस्लाम के, और उन्होंने एक पैक्ट तय किया था कि धिम्मी जो कि पीपल ऑफ बुक है, मतलब जिनके पास बुक है, किताब है, उनके लिए कैसे वो अपनी ज़िंदगी बिताएंगे। तो ये जो मैं पहले बात कर रहा था धिम्मीट्यूड का, क्या करना है, आपको जजिया पे करना है, आप अपने रिलीजियस स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हो, आप जो मुस्लिम्स हैं उनके अगेंस्ट एक भी एक्ट नहीं कर सकते हो, यू हैव टू रिमेन प्रो मुस्लिम ऑल द टाइम,
आपके ऊपर कुछ भी हो सकता है लेकिन आप उसका रिप्लाई नहीं करोगे उस टोन में। वैसे बहुत सारे पैक्ट के क्लॉजेस थे जो मैंने वर्बेटिम बुक में प्रेजेंट किया है। तो जब इस तरह के क्लॉज एग्जिस्ट करने लगे, और जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया हिंदू भारत का, अगर भारत में हिंदू हैं और उनके ऊपर अगर इस तरह से डिक्टेट आने लगते हैं तो कोई भी रजिस्ट उसको करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो रजिस्ट कर नहीं पाते थे। उनका कारण ये था कि यहूदी पंथ जो है वो कन्वर्ट नहीं करता है। सारे अब्राहमिक फेथ में यहूदी पंथी है जो कन्वर्जन नहीं करता है, और इसलिए वो हमेशा शिकार बनते गए, चाहे वो क्रिश्चियनिटी का हो या फिर इस्लाम का हो। बाद में ये बहुत ही ऑब्वियस सा प्रोसेस हो गया, और वो उनके कन्वर्शन होते थे, उसके साथ साथ उनके ऊपर एट्रोसिटीज होती थी, स्लेवरी में उनको फोर्स किया जाता था, और अभी तक उन्होंने वेपन्स नहीं उठाया है। ये दौर चला जा रहा है पूरा सब्जिगेशन का, वो पूरी तरह सब्जिगेटेड है। ये 1930 में सीधे अगर हम जूम आउट करके सीधे वहां तक पहुंचे, तब यहूदियों ने पहली बार वेपन उठाया और बोला कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और अरब्स को उन्होंने चैलेंज करना शुरू किया। और यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट एक युद्ध का स्वरूप लेना शुरू करता है। युद्ध तब होता है जब दोनों साइड से बराबरी से कुछ ना कुछ होना शुरू होता है, और जब यहूदियों ने वेपन उठा लिया तो जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के या वेस्टर्न वर्ल्ड के जो चहेते थे वो बुरे लोग बनने लगे। ज्यूज तब तक बड़े सुंदर और बड़े अच्छे थे जब तक उन्होंने रेजिस्ट नहीं किया, लेकिन जैसे ही यहूदियों ने वेपन उठा लिया और बोला कि हम युद्ध लड़ेंगे, हम अपने ऊपर सब्जुकेशन होने नहीं देंगे, तो वो बुरे हो गए। तो अगर हम कॉन्फ्लिक्ट के इतिहास को देखना चाहें तो 7 से 8 सेंचुरी से जाता है, लेकिन युद्ध का जो स्वरूप आया वो 1930 के समय से होना शुरू होता है, जब यहूदी जवाब देने लगते हैं। आपने पूछा कि इसका सोल्यूशन हो सकता है कि नहीं। अगर आप मुझसे पूछेंगे इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आज तक पैलेस्टाइन के किसी भी लीडर ने 2 स्टेट सॉल्यूशन को एग्री नहीं किया एक्सेप्ट यासिर अरफात। और यासिर अरफात ने भी ये बहुत बाद के समय में, वो जब वो काफ़ी वृद्ध हो चुके थे, अब क्या उनके मन में इंस्पिरेशन आया, क्या हुआ, क्या, जैसे अभी भी सबको नोबेल प्राइज लेने की ललक लगी रहती है, शायद उस समय उनको भी थी, क्या थी पता नहीं, लेकिन उन्होंने 2 स्टेट सॉल्यूशन, ऑस्लो अकॉर्ड हुआ। लेकिन लार्जली पैलेस्टाइनियन लीडरशिप कभी भी 2 स्टेट सॉल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करती है। और जब वो बोलते हैं फ्रॉम रिवर टू सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री, उसका सब टेक्स्ट ये है विदाउट द ज्यूज, मतलब ज्यूज को एनहाइलेट करेंगे, ज्यूज के बिना ही वो स्टेट एग्जिस्ट करेगा। और इसका मतलब ये है कि वो कभी भी 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए तैयार नहीं है। इन द कॉन्ट्रास्ट इसराइल हमेशा 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए तैयार रहा है। इनफैक्ट वो पहले भी मानने को तैयार था। पहले गाजा इनके कंट्रोल में था इसराइल के, लेकिन गाजा को उसने लेट को किया, लेकिन गाजा ही उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम का सिचुएशन बन गया है। और इसराइल अभी भी मुझे लगता है 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए तैयार है, लेकिन अब ऐसा लगता है देख करके हालात कि ये एक परपेचुअल वॉर सा हो चुका है, क्योंकि पैलेस्टाइन में एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन का वो अंडरपिनिंग आता है। मतलब आप एक फिदाइन बनने के लिए तैयार रहते हैं। आपके लिए जो बड़ा कॉज है वो ये है कि पैलेस्टाइन को फ्री होना है। उसके लिए अगर आप अपने आप को समर्पित कर देते हैं उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके लिए मैं यासिर अरफात को कोट करूंगा। उन्होंने एक बार बोला था कि जो पैलेस्टीनियन वुमेन वुम्स आर द बिगेस्ट वेपन, क्योंकि वो जा करके इट वाज मोर ऑफ अ कॉन्सेप्ट, वो ये बताना चाह रहे थे कि कैसे ह्यूमन शील्ड्स बनाए जा सकते हैं। तो आज भी वहाँ पे ह्यूमन शील्ड्स यूज होते हैं और एक डेथ कल्ट की तरह वो जी रहे हैं। तो आप कैसे डेथ कल्ट से कॉम्पीट करेंगे? यहाँ इनको 2 स्टेट सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं चाहिए। वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, अपने लोगों को भी मरते देख सकते हैं वो, और इसीलिए टनल्स कहाँ कहाँ नहीं खुलते हैं। ऑन द अदर साइड इसराइल एक सिविलाइज स्टेट है जो कि नॉर्म्स और रेगुलेशन से सब कुछ करता है लार्जली। अब ऐसे में वो कब अगर 2 स्टेट सॉल्यूशन के तैयार भी हो जाता है तो सॉल्यूशन तो कभी निकलेगा नहीं, क्योंकि पैलेस्टाइन तैयार नहीं है। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये पूरी समस्या के पीछे अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियां हैं। इतना बड़ा देश है अमेरिका, कनाडा भी उनके पास था जब युद्ध की 1900 जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, वो चाहते तो उन्हें वहाँ भी बसा सकते थे, उनके पास ज़मीन की कमी नहीं। उन्होंने जानबूझकर यहूदियों को कहा कि यहाँ ले जाओ।
हालांकि आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि अगर मान लीजिए आपने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट की कि अगर कोई व्यक्ति अपने मूल स्थान से विस्थापित होता है और वो भी फोर्सफुली उसको विस्थापित किया जाता है और कभी उसके पास ये अवसर होता है कि वह वापस लौटे, तो पहली बार वो अपनी ज़मीन की तरफ जाएगा जहाँ से वह बेदखल किया गया था या जहाँ से उजाड़ा गया था। ये हिटलर की मोहब्बत सामान्य तौर पर तो आज के समय में जब हम युद्ध की बात कर रहे हैं तो दुनिया में ईसाइयत और इस्लाम एक दूसरे के विरोधी हैं इस समय। हिंदुज़म मतलब हिंदू कहीं नहीं ठहरता इन दोनों की आपसी लड़ाई में। ये इनकी दोस्ती की शुरुआत कैसे हुई थी और इसकी वजह क्या थी कि ये जो ग्रैंड मुफ्ती हैं जेरूसलम के, वो इतने प्रिय हिटलर के हो गए? और आपने बताया भी कि वहाँ की गलियों पे जिस तरह के पोस्टर लगे थे, जो नारे लगे थे, वो शायद उनके अपने हीरोज़ के लिए ही लगे रहे होंगे कभी तो। ग्रैंड मुफ्ती हिटलर के बहुत चहेते काफ़ी देर से होते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जब हिटलर का राइज हो रहा था उस समय ग्रैंड मुफ्ती का भी राइज हुआ उसी समय। और मुफ्ती को, पहले वो मुफ्ती थे, बाद में ग्रैंड मुफ्ती बना दिए गए। ये काम ब्रिटिशर्स ने ही किया है, क्योंकि पहले ब्रिटिशर्स ही अरब्स को अपीस करने की कोशिश कर रहे थे। शुरुआत वैसे होती है, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर का फॉल हो चुका है और उनको लग रहा है कि अरब वर्ल्ड को कंट्रोल करना है, तो ऐसा उन्होंने स्टेप लिया। लेकिन एक बार ग्रैंड मुफ्ती को अल हुसैनी को बिठा दिया गया और उसके बाद धीरे धीरे वो बिल्कुल ब्रिटिश विरोधी होते गए। उसका कारण ये था कि दर्शकों के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ग्रैंड मुफ्ती एक रिलीजियस पोजीशन है, लेकिन ग्रैंड मुफ्ती ऑफ जेरूसलम को इस्लाम के बारे में बहुत कम जानकारी थी, बहुत कम ही जानकारी थी। ये उस समय के जो कंटेस्टिंग जो लीडर्स थे दूसरे जो मुफ्ती के अगेंस्ट थे, वो इस बात को क्लियरली बताते हैं कि उनकी स्टडीज़ भी पूरी नहीं हुई इस्लाम में, तो वो कैसे मुफ्ती बन सकता है। लेकिन वो मुफ्ती बनते हैं और ग्रैंड मुफ्ती बना देते हैं उसको ब्रिटिश। और उनको ग्रैंड मुफ्ती बनाने वाले भी यहूदी मूल के एक ब्रिटिश थे, तो उन्होंने बनाया एक लिबरल की तरह सोच करके। और ऐसा माना जाता है कि ग्रैंड मुफ्ती एक समय काफ़ी लिबरल इंसान था। लेकिन 1925 के दौर से जब यहूदी बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ पे आने लगे और अरब्स उसको रजिस्ट करने लगे, और उसके पहले बेल्फर डिक्लेरेशन हो चुका था जहाँ पे कुछ ज़मीन यहूदियों के लिए रखी गई थी और कुछ ज़मीन अरब्स के लिए रखी गई थी। तो उसको बहुत ही स्ट्रांगली अपोज किया गया। उन्होंने परसेंटेज का बात लाया कि यहूदियों का ये परसेंटेज है, हमारा परसेंटेज ये प्रोपोर्शन में नहीं बैठ रहा है। तो उसका लॉजिक ये था कि यहूदियों के पास जो ज़मीन है उसमें से आधे से ज़्यादा ज़मीन डेजर्ट्स थे, तो वो कुछ कर नहीं सकते थे, तो इसलिए इट वाज, और मोर और लेस ये हमेशा से यहूदियों का ज़मीन रहा था। लेकिन ये सब कुछ चलता रहा, उसके बीच में ग्रैंड मुफ्ती ने इसको एक नेशनलिस्ट मूवमेंट का रूप देना शुरू किया, जो वो नेशनलिस्ट मूवमेंट धीरे धीरे एक रिलीजियस मूवमेंट में तब्दील हो चुका था। और ये वो दौर था जब ऐसा स्ट्रीट्स पे बोला जाता था कि ज्यूज़ आर आवर डॉग्स, इस तरह की चीज़ें बहुत कॉमन थी। और हिटलर के पोस्टर्स सेलिब्रेट किए जाते थे। वहाँ पे कुछ ऐसे भी सेलिब्रेशन हुए रमज़ान सेलिब्रेशन में, जब हिटलर के पोस्टर लगाए गए हैं, एक तरफ कलमा है, एक तरफ हिटलर है, और उसको माला पहनाया गया है, और इनफैक्ट उनको प्रॉफिट से कंपेयर किया गया, विच इज़ एब्सोल्यूट कुफ्र, क्योंकि इस्लामिक थियोलॉजी के हिसाब से प्रॉफिट मोहम्मद इज़ द सील ऑफ द प्रॉफिट, उसके पास कोई प्रॉफिट आ नहीं सकता। लेकिन ये उस बैरियर को भी तोड़ करके चले गए, और यहाँ तक कि उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि हिटलर इज़ द सेकेंड प्रॉफिट, ये बोल दिया उन्होंने। ये इस मैटर तक चले गए। और हिटलर भी कम नहीं था, हिटलर ने मेन काम जो उसकी पुस्तक है ऑटोबायोग्राफी, उसको भी काफ़ी अमेंड किया टू अपीज द अरब्स। उसने जो पैसेजेस लिखे थे अरब मुस्लिम्स के अगेंस्ट, वो पैसेजेस ही हटा दिए अरेबिक वर्जन में। उसके साथ साथ हिटलर ने तो यहाँ तक बोल दिया कि ग्रैंड मुफ्ती एक बहुत ही बड़े मतलब बिल्कुल आर्य हैं, क्योंकि एक आर्यवाद का एक नशा चढ़ा हुआ था पूरे यूरोप में, और हिटलर भी उसको आगे लेकर के जा रहे थे। तो ये सब कुछ चल रहा था, और हिटलर को बिल्कुल एलाई दिख रहा था इनमें, क्योंकि फॉर अ कॉमन हेट्रेड विच वाज अगेंस्ट द ज्यूज, वो भी एनहाइलेशन ऑफ ज्यूज चाहता था, और इनके लिए भी एनहाइलेशन ऑफ ज्यूज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था।
और इनफैक्ट नेतन्याहू ने 2015 में एक बहुत बड़ी बात कही थी कि हिटलर को इंसाइट होलोकॉस्ट के लिए एक पैलेस्टीनियन अरब ने किया था, और वो पैलेस्टीनियन अरब और कोई नहीं है, ग्रैंड मुफ्ती ऑफ जेरूसलम था, क्योंकि हिटलर का मंशा था कि वो सिर्फ उनको बाहर निकाल के छोड़ देगा। लेकिन ये बात थोड़ी सच है और थोड़ी गलत, क्योंकि हिटलर ग्रैंड मुफ्ती जस्ट उसके कोलैबोरेटर थे, पूरी तरह से उन्होंने नहीं किया था, लेकिन हाँ होलोकॉस्ट में उनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। और अगर हमने नाजीज को वॉर क्रिमिनल के लिए ट्रीट किया गया, तो ये फ्री पैलेस्टाइन मूवमेंट के जो लीडर्स थे उस समय के, उनको कभी वॉर क्रिमिनल की तरह ट्रीट नहीं किया, और ये बहुत बड़ी गलती थी। और अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, बिगड़ा है लेकिन अभी भी हम कोर्स करेक्ट कर सकते हैं। हमको उनको वॉर क्रिमिनल बुलाना चाहिए, हमको पूरे विश्व को दिखाना चाहिए कि हम समझते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, हम में अभी भी ह्यूमैनिटी बची हुई है, हम इतने बारबेरिक नहीं हो गए हैं कि हम ऐसी बारबेरिक एक्ट को लेट गो करें, और शायद दिस कैन बी द वे फॉरवर्ड। हाँ, आभासी दो प्रश्न मेरे और हैं इस पुस्तक से संबंधित, इसलिए हैं क्योंकि आपने अभी कहा कि हिटलर आर्य, मतलब हिटलर का जो नारा था कि हम शासन करने के लिए हम पैदा ही हुए हैं, हमारी कौम, और जो हमसे इतर है वो हमारा गुलाम है, यानी दूसरे दर्जे का है। अरब के अंदर भी आर्यंस होने का, एलिट आर्यन होने का एक भाव रहा है। भारत में भी एक बात कही जाती है कि भारत में जो अभी जो लोग शासन कर रहे हैं वो यहाँ के मूल निवासी नहीं है, ये आर्य हैं और ये बाहर से आए हैं। दरअसल ये आर्य वाला विवाद इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और वाकई आर्यन रेस में ऐसा क्या है जिसके चलते पूरी दुनिया में आज की तारीख में जितने भी आधुनिक, जिसको हम कह सकते हैं कबायली युग को छोड़ दीजिए, तो पूरा मध्य युग और अब आधुनिक युग, तमाम तरक्कियों के बावजूद, मंगल चंद्रमा पर पहुंचने के बावजूद, अंतरिक्ष में पहुंचने के बावजूद, इस बुनियाद से ऊपर नहीं उठ पा रहा है। वह अपनी अतीत में जाके अपनी जाति को, रेस को या रिलीजन में इस तरह से क्यों इन्वॉल्व हो रहा है कि अपने को इवॉल्व करने की जगह वो डिजॉल्व करने के लिए रेडी है। सो ये जो हिटलर का आर्य था, ये रेस बेस्ड आर्य का कॉन्सेप्ट था, और उस वक्त पूरा यूरोप इस पागलपन से जूझ रहा था। और हिटलर कोई मतलब हिटलर जस्ट एक एक्टर बन करके आ जाता है जो इस प्रोपेगेंडा को आगे लेकर के जाता है। और उस वक्त ये फैसिनेशन था पूरे विश्व को आर्य और अनार्य में दिखाने के लिए, आर्यन एंड नॉन आर्यन, आर्य और अनार्य नहीं, आर्यन और नॉन आर्यन, और जो कि रेस बेस्ड आइडिया था। इनफैक्ट हिटलर इस दूर दूर तक चला गया कि उसने ये बोला कि जीसस भी आर्य थे, वो गोल्डन हेयर और ब्लू आइड मैन थे, वो जर्मेनिक थे पूरी तरह से। और यहूदियों ने बाइबल को भी करप्ट कर दिया, जो वो बोलते हैं कि नाजरेत से जीसस आए। जीसस नाजरेत के नहीं आए, वो आर्य थे, ब्लॉन्ड हेयर, ब्लू आइड बॉय थे वो पूरी तरह से। और ये फैसिनेशन इस लेवल तक चला गया था कि उस समय जो रेगुलेशंस बने, लॉज बने, वो ये था कि कौन आर्य है, हु इज जो आर्यन है और जो आर्यन नहीं है। यहूदी आर्यन नहीं थे। और उसके साथ साथ उस समय हिटलर ने सबसे पहले मुसलमानों को भी अनार्य रखा था या फिर नॉन आर्यन रखा था। और लेकिन बाद में लॉज चेंज हुए, ईरानियंस को वो एक्सेप्ट करता है, टर्क्स को एक्सेप्ट करता है, अरब्स को एक्सेप्ट करता है, ग्रांड मुफ्ती को आर्यों से भी आर्य बता देता है। सो ये जो अपने आइडियोलॉजी को भी वो टिल्ट करने के लिए तैयार था फॉर द बिगर कॉज, जो कि यहूदियों का सर्वनाश था। और लेकिन जो भारत में आर्य का कॉन्सेप्ट है, जैसे आर्य और अनार्य का कॉन्सेप्ट हमेशा इसलिए आता है क्योंकि ये ज़्यादातर साउथ और नॉर्थ में डिवाइड वेज करने के लिए है। और अभी के सबसे लेटेस्ट रिसर्च से हमको ये भी पता चल चुका है कि जो जेनेटिक्स स्टडी से ये पता चलता है कि जो नॉर्थ में, यानी कि अप इन द नॉर्थ और डाउन इन द साउथ, सेम जीन है, सेम डीएनए पूल चल रहा है, देयर इज नो मच डिफरेंस इन इट। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर साउथ में आर्य नहीं थे तो फिर तमिल भाषा में आर्यंस को, तमिल भाषा में भी राजाओं को आर्य क्यों बुलाते हैं? आर्य बोल करके बहुत सारे, अगर रावण द्रविड़ नरेश था जैसा बोलते हैं, तो रावण को उसकी पत्नी आर्य क्यों बुलाती है? सो आर्य का मतलब ये होता था, अगर हम ऋग्वैदिक कॉन्सेप्ट में समझने की कोशिश करें, जो मेरे ट्राइब का है वो आर्य है। जैसे आप अगर मेरे ट्राइब से आ रहे हैं तो आप मेरे लिए आ रहे हैं, जो मेरे ट्राइब से बाहर है वो अनार्य है। बाद में धीरे धीरे ये नोबल कॉनोटेशन हो गया, जो भी नोबल है वो आर्य रहेगा।
लेकिन कॉलोनियल कॉन्स्ट्रक्ट आया, नॉर्थ और साउथ के बीच में डिवाइड करनी थी, डिवाइड क्रिएट करना था, और उसके बहुत सारे मंसूबे थे विच वाज एवेंजलिकल एंड व्हाट नॉट, और उसके वजह से ये रिफ्ट क्रिएट हुआ। और टिल रिसेंट टाइम हम अभी भी शायद किताबों में आर्यन इन्वेजन थियोरी शायद पढ़ते हैं, अब पता नहीं अभी क्या है किताब में, लेकिन वो कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ी मिथ है ये। भारत के संदर्भ में इस पूरे प्रकरण की क्या अहमियत है, क्योंकि आपने शुरुआत भारत से ही की है और आपने ये बताने की कोशिश की है कि दरअसल आप चाहे जितना भी विनायक दामोदर विनायक सावरकर जी को कहो या दक्षिण पंथ को दोषी ठहराओ, वस्तुतः स्थिति ये है कि जिन धर्मों के मूल में हिंसा की भावना है, वे डिस्ट्रक्शंस का सबसे बड़ा स्रोत है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज इस किताब को जब आपने लिखा था, भले ही आपने इमरान खान के को उत्तर से इसकी शुरुआत की थी, लेकिन अभी पूरी दुनिया युद्ध को उस रूप में देख रही है। इसके अलावा यूक्रेन और रूस के बीच भी एक तरह का युद्ध चल रहा है। ये जो सुप्रीमेसी की भावना है और जो युद्ध की भावना है और जो हिंसा है लगातार एक दूसरे से, आपने अपनी बातचीत में भी कहा कि गाजा की तस्वीरें किसी को भी ऐसा नहीं कि खुशी देती हूँ। हम बतौर इतिहासकार मैं इतिहास को देख रहा हूँ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। भारत के संदर्भ में आप क्या देखते हैं, यहाँ के लोगों को, यहाँ के युवाओं को अपने इस इतिहास को, जिस इतिहास की बात कर रहे हैं और जो कहीं ना कहीं से हमको लगातार प्रभावित करता रहा है। ऐसा नहीं है कि विश्व युद्ध के समय जब ये अरब का प्रकरण चल रहा था और हिटलर का चल रहा था तो भारत उससे वंचित था। हमारे लोग प्रथम विश्व युद्ध में भी गए थे, द्वितीय विश्व युद्ध में भी गए थे, और आपने अपनी किताब में भी बाकायदा अपनी भूमिका में ही खिलाफत मूवमेंट में गांधी जी के समर्थन को का उल्लेख किया है। तो ये आज के समय में आज का युवा अपने इस दौर के इतिहास को, जो लगातार दोनों तरह का इतिहास है, अगर हम भारत भूमि की बात करें तो उसका अपना एक गौरवशाली अतीत रहा है और उसका अपना इतिहास रहा है, और पाश्चात्य का जो ये पूरा का पूरा हिंसात्मक रहा है। भले ही वैज्ञानिक तौर पर वो आधुनिक कालखंड में ज़्यादा विकसित रहे हों, लेकिन जो लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति है वो भारत भूमि की तुलना में वहाँ अधिक रही। इस पर आपका क्या कहना है कि क्यों युवा कैसे इस बात को समझें, पढ़ें, क्या कुछ पढ़ें जिससे वो जान सकें? जब हमारे प्रधानमंत्री ने ये संदेश कई बार देने की कोशिश किया है कि भारत बुद्ध का देश रहा है, युद्ध का देश नहीं, तो ये एक सिंबॉलिक जेस्चर था जो हमेशा उन्होंने एक्सप्रेस करने की कोशिश किया, जो कि एक सत्य भी है। और अर्थ ये है इस बात का कि हम कभी भी युद्ध शुरू नहीं करते हैं, नहीं हमारा उद्देश्य है कि हम युद्ध करें। अब अमेरिका एक ऐसा राष्ट्र है जो बाकी के राष्ट्रों को एक लैबोरेटरी की तरह देखता है, जहाँ पे वो अपने वेपन्स को टेस्ट करता है, और दूसरे राष्ट्र उसके वेपन लैबोरेटरी की तरह हो जाते हैं। अगर वो आप अगर ये देखने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका ने कितने युद्ध जीते हैं, शायद उसने एक भी युद्ध नहीं जीता है। वो हर जगह जाता है, युद्ध करता है, अपने वेपन्स को टेस्ट करता है। तो जो वेपन सीरिया में यूज हुए, तो सीरिया एंड रीजन्स के लिए वो एक लैबोरेटरी प्रूव हो गया, दैट वेपन्स प्रूवन। जो अफगानिस्तान में यूज हुए वो भारत में बेचे जा सकते हैं यहाँ, तो इट्स लाइक अ लैबोरेटरी टू देम। और वो वॉर मशीन, एक प्रोजेक्ट की तरह हमेशा चलता ही रहता है, ये उनका बिजनेस है। अभी भी जब भारत और अमेरिका के जिस तरह के रिश्ते चल रहे हैं, वहाँ पे भी जब बहुत सारे जो बातें आगे बढ़ गई हैं वो युद्ध के वजह से ही बढ़ी है, क्योंकि भारत ने एक स्टैंड लिया था। अब हमारे युवाओं को या फिर हमारे अभी के पाठक या जो इस किताब को पढ़ेंगे, उनको ये मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ये जरूर समझेंगे कि युद्ध हमेशा सर्वनाश ही लेकर के आता है, लेकिन कई बार आपको युद्ध अपने सर्वाइवल के लिए लड़ना पड़ता है। अभी इजराइल की जो युद्ध है वो किसी के डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं है। अब अगर
नेतन्याहू चाहता कि गाजा में डिस्ट्रक्शन करना, जेनोसाइड करना है, वो 8 अक्टूबर को कर चुका होता। इसराइल इतना पावरफुल कंट्री है, उसको उसको इतनी देर नहीं लगती अगर ये करना होता। वो इनफैक्ट गाजा को बहुत पहले ही ख़त्म कर चुका होता अगर उसका ऐसा इंटेंशन होता तो। ऐसा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है। आज इसराइल में भी बहुत सारे मुस्लिम हैं जो काम करते हैं, वो बाकायदा आईडीएफ में एज अ सोल्जर बैटल लड़ रहे हैं इसराइल के लिए। और वहाँ की डेमोग्राफी ऐसी नहीं है जैसा लोग दिखाना चाहते हैं कि हर कोई जीव है। इट्स क्वाइट डाइवर्स। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये समझने की ज़रूरत है कि मोपला में जब मोपला कार्नेज हुआ था, उस वक्त हमने एक डील क्रैक किया था मोपलास के साथ, मापिलास के साथ, जो कि अरब थे जो यहाँ पे रह रहे थे, उनको मापिलास बुलाते हैं। हमने एक सौदा किया अपने स्वतंत्रता संग्राम के लिए कि हम आपके कैलिफेट के लिए लड़ेंगे। तो एक भारत के स्वतंत्रता संग्राम को क्यों हमने एक सौदे के रूप में देखा? ऐसा तो देखना नहीं चाहिए था। तो यहाँ पे उसके बाद जो कार्नेज होता है, वहाँ पे हिंदुओं का नरसंहार हुआ। बंगाल में क्या हुआ? हिंदुओं का नरसंहार हुआ, डायरेक्ट एक्शन डे था। आज लोग गोपाल पाठक को भूल चुके हैं, लेकिन अगर गोपाल पाठक बंगाल में नहीं होता तो बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल जो है वो शायद पाकिस्तान का पार्ट बिल्कुल हो जाता, उसको कोई रोक नहीं सकता था। तो ये जो मैं एक आइडिया लेकर के आ रहा हूँ, जिसको मैं बोल्डली बुक में बोलता हूँ इस्लामोफासिज्म, ये बंगाल में हुआ, ये केरला में हुआ, ये कश्मीर में हुआ, ये हैदराबाद में हुआ था जब कासिम रिजवी के दौर में जब रजाकार्स ने जो एट्रोसिटीज की थी। तो ये भारत में होता रहा, ऐसा नहीं कि भारत में, लेकिन हम उन चीज़ों को भूल चुके हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके अंदर हेट्रेड आना चाहिए, हेट्रेड का ये पॉइंट नहीं है। अपने अतीत को समझ करके आप अपने फ्यूचर के लिए तैयार रह सकते हैं, क्योंकि एक जब आप गाड़ी चलाते हैं, आप मिरर में जितना पीछे देखेंगे तभी आप आगे ढंग से चला सकते हैं। अतीत में देखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और अगर भारत को इस्लामोफासिज्म के अगेंस्ट तैयार होकर रहना है तो इसराइल से बहुत कुछ सीखना है। जैसे कि मैंने पहले ही उदाहरण दिया, ऐसा नहीं कि इसराइल में मुस्लिम्स नहीं रहते हैं, ऐसा नहीं कि इसराइल में मुस्लिम्स आर्मी में नहीं, वो आर्मी में भी है, वो बैटल भी लड़ रहे हैं गाजा के अगेंस्ट इसराइल के लिए। लेकिन ये मैटर ज़्यादा ये है नेशनलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है, जबकि लेकिन उसका कोर रिलीजन में है, जिससे मैं डिनाई नहीं करूंगा। वो थियोलॉजी ही था जो ड्रॉ कर रहा था अरब्स को, दैट हमको ज्यूस को एनहाइलेट करना है। लेकिन कई बार आप अपने थियोलॉजी को साइड में लेकर के आप ये सोचते हैं कि यहाँ पे डाइवर्सिटी के साथ लोग रहते हैं, यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग हैं, हम थियोलॉजी या फिर अपने रिलीजन के फंडामेंटल्स को साइड में लेकर के आगे बढ़ेंगे। जैसे क्रिश्चियनिटी एक बहुत अच्छा उदाहरण है। क्रूसेड्स किया उन्होंने, उन्होंने युद्ध काफ़ी आगे बढ़ाया, लेकिन आज जो क्रिश्चियनिटी का वर्ल्ड व्यू है, एटलीस्ट इन अ लार्जर पिक्चर, इज वे डिफरेंट देन क्रूसेड के एज में जो हुआ करता था। यहूदी के किताबों में भी पॉलीथीस्ट के लिए बहुत बुरी बुरी चीज़ें, ऐसा नहीं कि उनकी किताबें बहुत अच्छी हैं फॉर द आइडल वर्शिपर्स, लेकिन यहूदी कन्वर्ट नहीं करते हैं, यहूदी युद्ध नहीं करना चाहते हैं आपके साथ। तो इसी तरह के पाथ को लेकर के अगर जो अरब वर्ल्ड है वो भी आगे बढ़े तो सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन वो शायद इसको आगे बढ़ के लेकर के आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन भारतीय जनता को उससे सबक लेना चाहिए और तैयार रहना चाहिए कि कल को मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 7 अक्टूबर को और पहलगाम को हम कंपेयर कर सकते हैं, दोनों अलग अलग घटनाएं हैं, लेकिन दोनों का नेचर सेम था। आखिरी सवाल, चूंकि जिसको मैं पहले पूछता, लेकिन मैं जानबूझ के इसको रखा था क्योंकि इस्लामोफासिज्म पर अगर मैं प्रश्न कर देता तो इस हिटलर का जो नेक्सस रहा है अरब दुनिया से वो विस्मृत हो जाता है या पीछे चला जाता है। ये इस्लामोफासिज्म जिसको डिकोड करने की बात बार बार कही जाती है कि आवाज़ जो है लगातार ये काम कर रहे हैं, ये दरअसल है क्या? इस्लामोफासिज्म का मतलब ये है कि जब इस्लामिस्ट फासिस्ट के साथ या फासीवाद के साथ मिल करके जो उनके आइडियाज़ निकले वो इस्लामोफासिज्म है। और हमास एक उसका उदाहरण है, अलकायदा उसका उदाहरण है। और इनफैक्ट जो मुस्लिम ब्रदरहुड बना था वो बहुत हद तक नाजिज्म से इन्फ्लुएंस होकर के बना था, जिस तरह से उनकी ड्रेसिंग होती थी, जिस तरह से उनकी एक्टिविटीज़ होती थी। सो ये नाजिज्म एक बहुत ही अच्छा रोल मॉडल बन करके आया, क्योंकि अब तक जो इस्लामिक थियोलॉजी थी या फिर जिस तरह से अरेबिक हिस्ट्री से वो जिहाद को देख रहे हैं वो काफ़ी आउटडेटेड था। नाजिज्म के आने के बाद उसका मॉडर्नाइजेशन हो गया और ये जो कॉम्बिनेशन बना ये बहुत ही डेडली हुआ। और ये किसी भी हद तक जा सकते हैं टू फुलफिल देयर डिज़ायर्स एंड
जो उनको लगता है कि थियोलॉजिकली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे एनाइलेशन ऑफ ज्यूज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द थियोलॉजी, और उसको वो बहुत सीरियसली लेते हैं। तो ये काम है जो इस्लामोफासिस्ट कर रहे हैं। और एक बार मैंने अपने पुस्तक में क्रिस्टोफर हिचन्स को भी समर्पित किया, तारिक फतेह जी के साथ। हाँ, दोनों को किया यस, है। तो क्रिस्टोफर हिचन्स को जायनिज्म से भी नफरत था। उनको नहीं पसंद था कि जो गाजा में हो रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आज क्रिस्टोफर हिचन्स हमारे बीच होते तो शायद आज भी वो प्रो इजराइल होते, क्योंकि वो उन्होंने साफ कहा था कि मैं इस्लामोफासिस्ट के साथ जी नहीं सकता हूँ। आई कैन नॉट ब्रीथ द सेम एयर एज इस्लामोफासिस्ट। ये उनका बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग था। और इस्लामोफासिज्म एक डेथ कल्ट है। और बिल्कुल, जब आपका दिल गाजा के लिए धड़कता है, मेरा दिल गाजा के लिए बुरा फील करता है, जबकि हम एक आइडियोलॉजी को हम ये मान रहे हैं कि शायद इजराइल करेक्ट है, लेकिन फिर भी हमको बहुत बुरा लगता है जब वहां पे हो रहा है। लेकिन ये पैलेस्टाइन में ऐसा माहौल शायद नहीं है, क्योंकि उनका एक फिदाइन का कॉन्सेप्ट है। तो एक वो सोसाइटी है जो तैयार है अपने लोगों को भी बलि चढ़ाने के लिए, और एक हम है जो उनके बलि को देख करके हमारा दिल धड़कता है उनके लिए। तो शायद ये सोसाइटी साथ में एक साथ इस तरह से रह नहीं सकती। वो सोसाइटी इस्लामोफासिस्ट सोसाइटी है और हम ह्यूमन बींग्स हैं। सो मैं एक बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन करता हूँ बिटवीन द इस्लामोफासिस्ट एंड द ह्यूमन बींग्स। ये बहुत ब्रॉड डिस्टिंक्शन है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा विश्व इसको लेकर के आगे जागेगा। नहीं तो समय तो बिल्कुल स्वर्णिम तो भूल जाइए, मुझे रोशनी नज़र नहीं आ रही है। आभास जी, आपने एक बड़े परिप्रेक्ष्य को जितनी बड़ी किताब में रखा है, उसे उतने ही मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण ढंग से हमारे सामने, हमारे दर्शकों के सामने रखा। इंक ओकेम ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। 899 रुपये मूल्य है। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके अश्विन सांघी, अमिश त्रिपाठी, विक्रम सूद, इन सभी ने इस पुस्तक की तारीफ की है। और आप चाहे जो भी मानते हों, चाहे वो आप इस्लाम को मानने वाले हों, चाहे यहूदी धर्म को मानने वाले हों, चाहे सिख हों, जैन हों, बौद्ध हों, हिंदू हों, ईसाई हों, कोई भी किसी भी धर्म को मानने वाले हों, अगर आपको विश्व इतिहास के उन पन्नों को जानने और परखने की कोशिश करनी है जिसने हमारे आज के विश्व को गढ़ा, और दुनिया की जितनी भी बुराइयां कहिए और अच्छाइयां कहिए, ऐसा नहीं है कि ये पुस्तक सारे ऐसे ही तथ्यों को सामने रखती है जो तथ्य केवल युद्ध की ओर प्रेरित कर रहे हैं। ये बाकायदा उस अतीत को बताती है जो रोशनी के साथ अंधेरों के साथ, जैसे कविता की शुरुआत की थी। एक तरफ साहस की बात है, संघर्ष की बात है, अपने आत्मसम्मान और अपने वजूद की बात है। दूसरी तरफ ध्वंस करने की बात है, परिवर्तन करने की बात है, बदलने की बात है, और सत्ता पर काबिज होने की बात है। मनुष्य को मनुष्य द्वारा गुलाम बनाए जाने की बात है या नरसंहार की बात है। तो उन सारे तथ्यों को सामने रखती है। आभास जी, आपको इस साहसी पुस्तक के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप सहमत हों असहमत हों, लेकिन पुस्तक खरीद कर अवश्य पढ़ें। और मैं ऐसी पुस्तकों की जब भी चर्चा करता हूं, मैं हमेशा लेखक से और प्रकाशक दोनों से यह आग्रह करता हूं कि ऐसी पुस्तकों को भारतीय भाषाओं में भी आना चाहिए, हिंदी में अवश्य आना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक पाठक वर्ग तक पहुँचे, लोग जान सकें कि हमारे अतीत के पीछे, हमारे इतिहास के पीछे कौन सी स्थितियां जुड़ी थी, कौन से नायक जुड़े थे, क्या घटनाएं जुड़ी थी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह पुस्तक हिंदी में भी जल्द ही प्रकाशित होगी। बहुत बहुत आभार आपका। नमस्ते।